वेलकम टू वेस्ट प्लस। और हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं 25 जून के करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर टॉपिक क्या क्या होंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले होगा जल जीवन अभियान क्या है क्या नहीं है, इसके सारे हम फैक्ट्स पढ़ेंगे। योजना के अंतर्गत प्रदर्शन किस किस राज्य ने कितना प्रदर्शन किया है वो भी हम देखेंगे, और किस राज्य को इस योजना के तहत कितना लाभ मिलता है केंद्र के द्वारा वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। जल जीवन मिशन क्या है, कब लागू किया गया था और कब तक इसके परिणाम जो इसका लक्ष्य है कब तक प्राप्त करना है वो भी हम सब देखेंगे, और इस मिशन के तहत किन उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में सुनिश्चित करता है ये मिशन वो भी हम देखेंगे। फिर इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया है, कौन कौन से कार्य इस मिशन के तहत शामिल किए गए हैं उनको देखेंगे, और उनका कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर वो करंट अफेयर, जैसे शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क क्या होता है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के बारे में जानेंगे। फिर रक्त चंदन रेड सैंडर्स, ठीक है, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो लाल चंदन होता है वो कहाँ पर मिलता है, क्या है उसका अंतर्राष्ट्रीय कीमत, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। परम अनंत जो कि भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है उसके बारे में हम जानेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता मतलब जो अनुच्छेद 44 है या अनुच्छेद 44 है उसके तहत समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करने का वो समिति गठन की गई है, तो वो क्या है वो हम देखेंगे। और यूनिकॉर्न क्या होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणन, जो जैसे हॉस्पिटल के अंदर मृत्यु हो जाती है तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है डेथ सर्टिफिकेट, वो क्यों ज़रूरी है वो हम देखेंगे। और सबसे लास्ट में देखेंगे सेला मकाक, एक बंदर की प्रजाति है, ठीक है, जो कहाँ पर खोजी गई है, अरुणाचल प्रदेश में, तो वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये थे प्रमुख टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं जल जीवन मिशन अभियान के से, ठीक है। अगर आप वेस्ट प्लस में नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी इसको सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं जल जीवन अभियान। तो एक बार इस पिक्चर को देखिए, जल जीवन मिशन क्या है। तो जल जीवन मिशन एक जो नल से घरों में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है 2024 तक। कब तक? 2024 तक। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर टू द लोकल लेवल, मतलब स्थानीय लेवल पर जो पानी की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करना। विल कन्वर्ज विद अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, तो इसके अंदर जितनी भी पानी से संबंधित राज्य और केंद्रीय जो संबंधित योजना है वो इसके अंदर मर्ज कर दी जाएंगी, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने कि वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा जल होता है, उसको इकट्ठा करके उसको प्योरीफाई करके गांव और लोकल स्थानीय लोगों तक उसको पानी को पहुंचाना, ठीक है। भारत में अब तक 50% ग्रामीण परिवारों को जल जीवन अभियान या मिशन, दोनों एक ही है, चाहे मिशन कह दो चाहे अभियान कह दो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। जल जीवन मिशन यानी कि JJM के तहत कवर किया गया है। 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय केवल 3.23 करोड़ घरों को यानी कि 17% ग्रामीण जनसंख्या के पास नल के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध था। कितने? 17%, यानी कि 3.23 करोड़ घरों। तो ये आपको याद नहीं रखना, ये आपको याद रखना है कि जब ये मिशन की शुरुआत की गई थी तब केवल 17% ग्रामीण जनसंख्या के पास नल से पीने का पानी उपलब्ध था। अब ये देखिए फंडिंग पैटर्न, तो फंडिंग पैटर्न क्या है वो हम आगे जानेंगे। आप एक पिक्चर को देख सकते हैं, क्विक रीजन के लिए ये पिक्चर बेस्ट है, ठीक है। तो इस पिक्चर को देख के आपको पता चल जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रदर्शन देखते हैं कौन से राज्य का क्या प्रदर्शन रहा है। तो गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली तथा दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पुदुचेरी हरियाणा ने पहले ही 100% घरों तक नल पहुंचाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो आपको याद रखना है कौन सा, तो यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और कौन से राज्य हैं जिन्होंने 100% जल जीवन अभियान के तहत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है 2024 से पहले।
तो कौन कौन से हैं? तो गोवा है जिसने सबसे पहले प्राप्त किया था, फिर तेलंगाना है, और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन है? तो अंडमान निकोबार है, दादर नगर हवेली और दमन दीव है, पुदुचेरी है और हरियाणा है। पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में 90% से अधिक का कवरेज है और हर घर जल का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं। और तेज़ी से प्रगति कर रहे राज्य कौन से हैं? तो वो है पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार। जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति परिकल्पना की गई है, का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण में। तो आपसे ये जैसे मान लो आपको ये कथन दे दिया गया कि 2024 तक सभी ग्रामीण प्लस शहरी, तो गलत हो जाएगा। केवल ग्रामीण है, ये शहरी नहीं है, ठीक है। और कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति, तो आपसे यहाँ से जैसे 65 कर दिया, 75 कर दिया, 45 कर दिया, तो ऐसे देके आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 55 लीटर है, ना कि 65, 75, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। एक तो ग्रामीण ध्यान रखना है, एक 55 लीटर ध्यान रखना है प्रति व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे प्रति परिवार भी आ सकता है, ठीक है। और ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आ सकता है या प्रति व्यक्ति आएगा तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रति परिवार आता है तो गलत हो जाएगा। और 2024 का लक्ष्य है, मतलब जो लक्ष्य वर्ष है वो 2024 है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो लक्ष्य याद रखना है, एक सभी ग्रामीण घर याद रखना है, मतलब ग्रामीण याद रखना है, और एक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की लक्ष्य। ये तो 3 चीज़ें याद रखनी है। चौथी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। यह मिशन निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति की सुनिश्चित करता है। कौन कौन से? मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और जल कनेक्शनों की कार्यात्मकता, जल गुणवत्ता निगरानी और परीक्षण के साथ साथ संधारणीय कृषि, संरक्षित जल का संयुक्त उपयोग, जैसे कि वर्षा जल का जैसे हार्वेस्टिंग करेंगे, उसको बचाएंगे, ठीक है, तो उसका उपयोग करेंगे। पेयजल स्रोतों में वृद्धि करेंगे, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, मलिन जल उपचार यानी ग्रे वाटर ट्रीटमेंट, और इसका पुनः उपयोग किया जाएगा। जैसे सीवेज वाटर होता है, ठीक है, तो उसका पुनः उपचार करके उसको वापस या तो कृषि में काम लिया जाएगा, ठीक है, या अन्य किसी उद्देश्य के लिए काम में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है। वो कार्य कौन कौन से हैं? गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों आदि में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन लगाए जाने को प्राथमिकता देना। तो ये कथन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से घरों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो या तो वो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हो, या सूखा प्रवण हो, रेगिस्तानी क्षेत्र के गाँवों को, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गांव आते हैं उनको, ठीक है, उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना। जल गुणवत्ता की समस्या वाले स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा इसके अंदर। अब कार्यान्वयन देख लेते हैं। जल जीवन मिशन जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके तहत मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक जानकारी, शिक्षा और संवाद को शामिल किया गया। इस मिशन का उद्देश्य जल के लिए एक जन आंदोलन तैयार करना है जिसके द्वारा हर किसी की प्राथमिकता में शामिल हो जाए। इस मिशन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10 यानी कि जो हिमालयी राज्य है उनको केंद्र की तरफ से 90% योगदान मिलेगा, जबकि जो हिमालयी राज्य है उनको केवल 10% का योगदान देना है, ठीक है। और अन्य राज्यों के लिए 50-50 मतलब 50% केंद्र और 50% वो राज्य, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश तो केंद्र के अधीन आते हैं तो 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी केंद्र शासित प्रदेशों को।
अब देख लेते हैं वन लाइनर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो देख लेते हैं। शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 2021-22 में महाराष्ट्र ने भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में वापस शीर्ष स्थान हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। तो अब मतलब जो शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य इंडिया के अंदर जो है वो कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। जो पहले कौन था? पहले यूपी था, जो यूपी अब सेकंड नंबर पे आ गया, जो पहले नंबर पे महाराष्ट्र आ गया। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन उत्पादित अधिकांश चीनी का देश में ही उपभोग हो जाता है। तो जो उपभोग होता है वो अपने इंडिया के अंदर ही हो जाता है, इसलिए हम निर्यात में चीनी उत्पादन, जो चीनी निर्यात है उसके अंदर तीसरे नंबर पे आते हैं। ब्राज़ील, थाईलैंड और भारत दुनिया के शीर्ष चीनी निर्यातक देश हैं। अगर चीनी का कटोरा किसी देश को कहा जाता है तो उसको ब्राज़ील को चीनी के कटोरे के देश के नाम में जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है अपना? तो नेक्स्ट है जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। तो क्या है ये? हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी कि ICCR द्वारा जनरेशन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 6 देशों, कितने देशों ने? 6 कंट्रीज़ ने, कौन सी? घाना जो कि अफ्रीका की कंट्री है, बांग्लादेश, पेरू दक्षिण अमेरिका, नेपाल, ब्रुनेई, नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत भागीदार लोकतांत्रिक देशों के युवा भारत आते हैं और भारत की विरासत, संस्कृति और भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित होते हैं। मतलब इस जो ये प्रमुख देश है, 6 प्रमुख देशों ने इसमें भाग लिया है। यहाँ के जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, वो भारत आती है और यहाँ की विरासत, संस्कृति और जो भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली है उसको जानने का प्रयास करती है और अपने देश के अंदर जाते हैं वापस। तो अब ये क्या है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद क्या है? ठीक है, तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है। कौन सा संगठन है? स्वायत्त संगठन है। किसका? भारत सरकार का। इसकी स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1950 में की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनके द्वारा 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ICCR द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो एक तो है विशिष्ट भारत विज्ञ पुरस्कार, दूसरा है विश्व संस्कृत पुरस्कार और तीसरा है गिसेला बोन पुरस्कार। तो ये प्रमुख पुरस्कार हैं, ठीक है, जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो विशिष्ट भारत विज्ञ पुरस्कार, विश्व संस्कृत पुरस्कार और गिसेला बोन पुरस्कार। नेक्स्ट है रक्त चंदन या रेड सैंडर्स। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा 14.63 मीट्रिक टन रक्त चंदन रेड सैंडर्स बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 11.70 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है, जो लाल चंदन होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है और ये केवल दक्षिण भारत के अंदर ही मिलता है। आपने पुष्पा मूवी देखी हो तो उसके अंदर इसका उल्लेख किया गया। लाल चंदन या रक्त चंदन अपने गहरे रंग और चिकित्सीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के कई जिलों और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थानिक रूप से पाया जाता है। इस प्रजाति को 1995 में साइट्स के परिशिष्ट सेकंड सूचीबद्ध किया गया था और बाद में 2004 में लाल चंदन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो लाल चंदन के निर्यात पर 2004 में प्रतिबंध लगा दिया था और जो साइट्स है, ठीक है, तो उसके अंदर जो अपेंडिक्स है 1, 2, 3 ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो अपेंडिक्स सेकंड के अंदर यानी कि परिशिष्ट सेकंड के अंदर इसको शामिल किया गया था लाल चंदन को। लेकिन 2019 में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने खेती योग्य भूमि से प्राप्त होने वाले लाल चंदन के निर्यात को अनुमति देने के लिए अपनी निर्यात नीति में संशोधन किया था। रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म और शुष्क जलवायु से चट्टानी, नीची और प्रति भूमि में भी उगता है। प्रति भूमि उसको बोलते हैं जो बंजर भूमि होती है, जहाँ पर 2 से 3 वर्षों के लिए खेती नहीं की जाती है, उसको प्रति भूमि बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN, ठीक है, IUCN द्वारा जनवरी 2022 में रेड सैंडर्स को फिर से अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय, ठीक है, यानी कि एंडेंजर्ड की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे लाल चंदन के बारे में या रेड सैंडर्स के बारे में। एक तो साइट्स की परिशिष्ट
सेकंड के अंदर शामिल है। दूसरा 2004 में जो लाल चंदन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जो घरेलू खेती, जो खुद की पर्सनल खेती करते हैं लाल चंदन को, उसको निर्यात करने की पॉलिसी बनाई गई है। और IUCN ने 2022 के अंदर जो लाल चंदन है उसको लुप्त प्राय या एंडेंजर्ड की श्रेणी के अंदर शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है परम अनंत। तो परम अनंत क्या है? तो एक ये भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो सुपर कंप्यूटर का तात्पर्य ये होता है कि जो गणना कुछ दिनों या कुछ वर्षों में होती है उसको सुपर कंप्यूटर कुछ ही सेकंडों में कर देता है। ठीक है, जिससे आसानी क्या हो जाती है, जो मिसाइल टेस्टिंग होता है, बॉम्ब टेस्टिंग होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होती है, वो एक रूम के अंदर बैठकर की जा सकती है, किसी फील्ड के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग होता है। तो इसकी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 838 टेराफ्लॉप्स है। कितनी है? 838 टेराफ्लॉप्स। इसे हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया था। मतलब IIT जो गांधीनगर है उसके अंदर इसको स्थापित किया गया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC पुणे, CDEC जो है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो कि परम अनंत है ये क्या है, जो हाल ही में समाचारों में था, ये क्या सुपर कंप्यूटर है? तो किसके द्वारा? CDEC और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कृपया ध्यान दें, परम अनंत की रैंक CDEC के परम सिद्ध AI सुपर कंप्यूटर से पीछे होगी। जो CDEC द्वारा अन्य एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया था जिसका नाम था परम सिद्ध AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उससे एक रैंक पीछे होगी। परम सिद्ध AI नवंबर 2021 तक दुनिया का 102वां सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था। मतलब नवंबर 2021 तक दुनिया का 102वां सबसे सुपर कंप्यूटर था, शक्तिशाली। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अब तक पूरे देश में 24 पेटाफ्लॉप्स की कुल गणना क्षमता वाले 15 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं। कितने? 24 पेटाफ्लॉप्स। इन सभी सुपर कंप्यूटरों का निर्माण भारत में ही किया गया है और यह स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर स्टैक पर काम करता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सुपर कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टैक। क्या नाम है? स्टैक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहे स्टैक किससे संबंधित है? तो वो सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। यह समिति उत्तराखंड में रहने वालों के लिए व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की भी जांच करेगी। तो अनुच्छेद 44 के अंदर समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर शामिल है। ठीक है, और एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके अंदर समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो एकमात्र राज्य गोवा है जिसके अंदर अनुच्छेद 44 को लागू किया गया है, मतलब लागू है पहले से। अब देखते हैं यूनिकॉर्न क्या होते हैं। हाल ही में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 अंक तक पहुंच गई है। इन यूनिकॉर्न की कुल अनुमानित मूल्य 330 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो कि 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। भारतीय यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा, कौन सा? थर्ड। तो पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर भारत हो जाता है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। मतलब कोई भी अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हो तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है। ठीक है, और उसके मामले में भारत तीसरे स्थान पर है अमेरिका और चीन के बाद। यूनिकॉर्न के बारे में देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न क्या होते हैं। यूनिकॉर्न निजी स्वामित्व यानी कि एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक, कोई फर्म होती है जिसका बाजार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। यूनिकॉर्न का तात्पर्य कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाला स्टार्टअप होता है। कितना? 7,500 करोड़ का। जो हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, जो फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला
हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जिसका टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसकी कई श्रेणियां होती हैं जैसे कि फिनटेक, एडटेक, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस कंपनियां आदि। अब देखते हैं मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणन। मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ, मतलब अगर आपकी मृत्यु होती है तो अस्पताल को मृत्यु आपकी किस कारण से हुई है वो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के पहले वर्ष में एक दशक के दौरान सांस की बीमारियों से मरने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक घटनाएं देखी गई। रिपोर्ट में 2020 और 2021 के लिए भारत की अतिरिक्त मृत्यु दर 47.4 लाख आंकी गई। देश में मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणन योजना जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाणन की योजना जन्म और मृत्यु पंजीकरण, ठीक है, जन्म और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अधिनियम एक्ट 1969 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई थी। इस योजना के तहत भारत के महापंजीयक का कार्यालय राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों संबंधित मुख्य जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार के कार्यालयों द्वारा एकत्रित, संकलित और सारणीबद्ध रूप से मृत्यु के चिकित्सीय प्रमाणित कारणों पर डेटा प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया है कि कौन से अधिनियम के तहत मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणन जारी किया जाता है। तो कौन सा अधिनियम है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। और आज का अंतिम टॉपिक है हमारा सेला मकाक। तो क्या है ये? अरुणाचल प्रदेश में, जो कि हमारा उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, पूर्वी राज्य है, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है। इस बंदर प्रजाति का नामकरण सेला दर्रा के नाम पर रखा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। जो सेला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सेला दर्रा समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा है। कौन सा दर्रा है? रणनीतिक पहाड़ी दर्रा। सेला मकाक आनुवंशिक रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली बंदरों की एक मकाक प्रजाति की करीबी बताया जा रहा है। हालांकि सेला मकाक की पूंछ तिब्बती मकाक, असमी मकाक, अरुणाचल मकाक और व्हाइट चिक्ड मकाक के लंबी हैं, लेकिन बोनट मकाक और टोंक मकाक से छोटी होती है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि सेला मकाक को हाल ही के अंदर कौन से राज्य के अंदर खोजा गया है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और ये कौन सी दर्रा के पास? सेला दर्रा के नाम पर इसका नाम सेला मकाक रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।